गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गाइडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कंप्यूटर की जो PYQ अमृत सीरीज थी उसका अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से एक पेपर बचा हुआ है। तो आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना उस पेपर को एंड कर दिया जाए, जिससे अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम एक एक दिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी नए नए साथी मेरे से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, कि ये UPSSSC ने नई एजेंसी और नए पैटर्न पर जितने पेपर कराए हैं दिसंबर या उसके पहले से लेकर आज तक, उन सभी पेपर्स को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम रियल लेवल रियल पैटर्न समझ सकें। तो मैंने इस क्लास को बिल्कुल फ्री आपकास्ट आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो क्लासेस हैं ये हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी UPSSC कंप्यूटर PYQ सीरीज। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक 16 पेपर, 16 वीडियो और 16 पेपर हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। लगभग ये 240 प्रश्न इसमें हो गए। आज 17वीं 17th वीडियो रहेगी। तो ये जो 17वीं वीडियो होगी, 17 पेपर अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितने पेपर हुए हैं आज तक 240 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रवर्तन कांस्टेबल में ज़्यादा प्रश्न आए थे। आई थिंक 270-80 के आसपास हो गए होंगे। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रियल क्वेश्चन देखना है कि सर वास्तव में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट शुरू से लेकर क्लास 1 से लेकर आप देखेंगे। हमने 1262 से शुरू किया और अभी हम 55-12 का पेपर पिछले दिन डिस्कस किए हैं। आज फिर से मैं आपके सामने एक पेपर डिस्कस करूंगा। आपको मैं दिखा भी दिया हूं कि ये प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पर आप जाएंगे। इसके अलावा यूपी जीके भी जितने हुए हैं मैंने उनको भी डिस्कस कर दिया है। हमारे चैनल पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन जो है वो आपके लिए वेरी यूजफुल है। और हम धीरे धीरे पीछे के कंटेंट को हटा के नया अपडेटेड कंटेंट हमेशा डालते हैं। इसलिए भी हो सकता है हमारे चैनल पे आपको ना देखें, यानी कि हम घिसा पिटा नहीं आपको अपलोड करते। ये जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है जो आप शुरू से देख सकते हो। ये यूपी जीके की है, ये कंप्यूटर की है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट है, जैसे 4-5 प्लेलिस्ट हैं, ज़्यादा हमारे पास है नहीं। तो चलिए आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ AGTA का पेपर। ठीक है। वैसे तो ये क्लास हमारी, ये पेपर हुआ था 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2025। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि ये क्लास मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूं, क्योंकि आज दोपहर में मुझे, हमारे फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज हैं तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद संभव है कि कितना समय लग जाए, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, रात भी हो सकती है, ऐसा संभावना है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को पहले ही थोड़ा रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास और रेगुलरिटी आपकी ना छूटे और हम अपनी चीज़ों को भी कर लें। तो इसके लिए क्षमा करिएगा कि आज हम लाइव नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें कुछ मेडिकल कारणों से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एंड दैट्स वाई वहाँ कितना समय लगेगा हमको पता नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्ड करके आपके लिए जा रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड करूँगा और क्लास जैसे ही अपलोड करूँगा मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये कोशिश रहती है कि हम अपने काम को अच्छे से करें और आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे। बाकी ये क्लास हमारे रेगुलर 12 बजे ही चलती है और 12 बजे ही चलेगी। कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास समय रहेगा, रात में समय रहेगा, दिन में, सुबह, जब समय रहेगा तो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, या फिर मैं आपको सूचना दे दूंगा कि भाई क्षमा करना आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो है अपना क्लास का सिलसिला। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं और ये देखो, हमारा क्या कहना है कि हम कहते हैं कि सर आप रियल क्वेश्चन देखिए, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि सर पेपर असल में कैसा आता है, कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग, कोई किताब, नोट्स क्या बता रही है। ये तभी हम तय कर पाएंगे कि सर हमारे पेपर में उससे क्या आया। तो अब AGTA का जो पेपर हुआ 13 जुलाई 2025, अभी 2 महीने पूर्व ही, उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत जबरदस्त पूछे गए। और मजे की बात ये रही कि जो पढ़ाई लिखाई किए थे उनको वो आसान ही लगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि रेड तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रेड तकनीकी क्या है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहाँ पर कि रेड है क्या। रेड वो नहीं है जो आप मूवी में देखते हैं, रेड मूवी भी बनी है ना, अजय देवगन की है। तो इसका मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इंडिपेंडेंट
डिस्क। अब ये जो चैप्टर है ये DBMS में भी आता है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ये पार्ट है कि जहाँ पर ये चीज़ें समझी जाती हैं। अब हमारा जो फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ पर ये कहा जाता है कि जब कोई फाइल स्टोर की जाती है तो वो 3 अलग अलग ब्लॉक में स्टोर की जाती है। उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं, डुप्लीकेट्स बनती हैं और वो 3 अलग अलग लोकेशंस पर रखी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो कि कभी किसी कारणवश कोई फाइल करप्ट हो जाए, तो जैसे ऐसे होता है कि एक फाइल है तो उसको ना 3 जगह रखा जाएगा, 3 जगह कॉपी, जैसे एक ओरिजिनल फाइल हो गई, एक तो ओरिजिनल फाइल हो गई, एक कॉपी रखी जाएगी और एक जगह और उसकी कॉपी रखी जाएगी। इसको रखने का कारण ये है, मैं भी विकल्पों पर आऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ग्रेड है क्या, ताकि आप आंसर कर सको। इसका कारण यह है कि मान लो कि अगर कभी ये वाली फाइल करप्ट हो गई तो अब तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, हमारा डेटा ही नहीं मिलेगा। अगर हमने कॉपीज पहले से बना के रखी, हम नहीं बनाती है, सिस्टम बाई सेल्फ बनाता है, इटसेल्फ बनाता है, वो खुद ही बनाता है इसको, ये इसको ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं। अगर ये फाइल मान लो किसी कारण करप्ट हो गई तो वो क्या करेगा, ये वाली उठा के आपको दे देगा। मान लो ये भी करप्ट हो गई तो ये वाली उठा के दे देगा। अब मान लो ये भी करप्ट हो गई तो भैया फिर जब सब करप्ट ही हो गया तो क्या चाहिए आपको ये। लेकिन ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम टाइम ये अवेलेबल करा दे। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा डेटा लॉस नहीं होता है और ये अलग अलग स्टोरेज में रखता है। अब जब मैं आपको इतना बता दूं, जब आपको मैं इतना समझा दूं, उसके बाद अगर आप इसके आंसर को देखें, अब आप पढ़िए मेरे साथ। अब आप पढ़ेंगे कि रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा को संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से, इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे है लेकिन दोनों एक पेज में आ ही नहीं रहे थे, अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। अगर मैं ये बात आपको 2 मिनट भी पढ़ा दिया ना, शुरू में 2 मिनट पढ़ाया केवल, आप इसका उत्तर कर पा रहे हो, ठीक है। पहला सही है ना, हमें रिलायबिलिटी प्रदान करता है कि हमारा डेटा हमको मिलेगा जब हमको जरूरत पड़ेगी। सेकंड देखो, रेड विफलताओं के एकल बिंदुओं को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। विफलताओं के एकल बिंदु, अगर एक ही जगह डेटा रहता और वही अगर हमारा फेल हो जाता तो सब खत्म। इसलिए उसने अलग अलग पॉइंट, चेक पॉइंट बनाए और वहां से डेटा अवेलेबल कराने का हमको सर्टेनिटी प्रोवाइड की। सर ये बात भी तो सही है, और डेटा लॉस का भी रिस्क हमारे पास कम हो गया। अच्छा, रेड सिस्टम कई हार्ड ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। क्षमता है ये मेरे भाई, आप सिर्फ 2 मिनट की मेरी बात अगर शुरू के सुने होंगे ना तो ये सवाल आप सही कर लेंगे। इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट अगर आप मेरी बात सुन लें। आप सोचो ये सवाल बिल्कुल नया सवाल था, लेकिन जब ये पेपर 13 जुलाई को हुआ, आप इसको बस समझिएगा कि मैं आपको सही रास्ता बताना चाहता हूं कि गाइडर का काम क्या है, सही रास्ता बताना। जब ये पेपर 13 जुलाई को हुआ, देखो 13 जुलाई की पोस्ट, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया कि सर ये प्रश्न आया है, और ये देखिए ये हमने पढ़ाया था उसके पहले ही, है ना। ये देखो ये 13 जुलाई की ही पोस्ट है, उसी दिन हमने पोस्ट किया कि ये देखिए रेड के बारे में हमने बताया है कि डेटा सुरक्षा स्पीड बढ़ाने के लिए, सारी कहानी मैंने यहाँ बताया कि इसका काम क्या है। तो जब इसको मैं पढ़ाया होऊंगा रिडंडेंट एरे, तो निश्चित रूप से समझाया होऊंगा। अगर हमारी 2 मिनट की क्लास से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लिए, इसका मतलब अगर वहां आप पढ़े होते या जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो मैंने डिटेल में बताया होगा, तो निश्चित रूप से आंसर किए होंगे। ये हमारे पास है, यानी ये हम प्रोवाइड किए। ये अंग्रेजी वर्जन भी है लेकिन दोनों एक साथ आ नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब हमने कंटेंट पर वास्तव में काम किया और क्वेश्चंस को वास्तव में आपके सामने लाया। आप याद रखिए, ठीक है। ये सब पहले किसी ने शायद ही पढ़ाया हो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए और आप जो है इसके 4 विकल्पों को पढ़िए और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन साथियों गलत है। और अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूछे गए थे एक्चुअल में, ये आप देखिएगा। आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग सेल को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम सेल को लॉक कर देंगे तो फिर उसमें कोई भी एडिट या चेंज हम लोग नहीं कर सकते। एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअलाइज करने, यहाँ पे अंग्रेजी वर्जन लिखा हुआ है देख लीजिएगा, विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, सही बात है। एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं, ये सही बात है। एक्सेल का उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसने कहा था गलत कथन की पहचान कीजिए, और सर कोई भी गलत कथन है ही नहीं, कोई भी गलत कथन नहीं है। तो इसका सारा का सारा क्या है,
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विजिबल है कि नहीं मैं एक बार बोर्ड पर देख लेता हूं, हाँ सारे ऑप्शन दिखने चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा का उपयोग प्रत्येक क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ एवरी पेज, प्रत्येक पेज होना चाहिए, प्रत्येक पेज के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और किस सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए यानी पर्सनलाइज्ड करने के लिए किया जाता है। तो आप बताओ सर। सबसे टॉप ऑफ द पेज में दिखता है हेडर, आप उन सबसे नीचे दिखता है फुटर, तो इसका आंसर पहले तो हेडर लगा लेंगे। और ये जो पर्सनलाइज्ड, ये तो 5 बार अब तक आ चुका है पेपर में, तो 5 बार आ चुका है मेल मर्ज, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड मेल, सर इसका ऑप्शन हो जाएगा पी। अरे आपने कभी एमएस वर्ड चलाया होगा, सबसे ऊपर जो लिखा जाता है हेडर है, सबसे नीचे फुटर है। मैं भी आपको पीडीएफ देता हूँ तो हेडर और फुटर लगा के देता हूँ, तो बस इसका नाम है हेडर और मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर आइए 4, चौथा सवाल देखो। अभी पिछला पेपर जब डिस्कस कर रहे थे 55-12 वाला, तो वहां पे प्रॉक्सी सर्वर का क्वेश्चन आया था ना, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ फिर 29 जून को पूछा था, 13 जुलाई को फिर पूछ लिया वही सवाल। सोचिए आप, एक नंबर तो मुफ्त के मिल गया जिसने सिर्फ एनालिसिस और पेपर हल कर लिया होगा। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में काम करना। बस मैं तो कहता हूं काम खत्म। सोचिए एक नंबर एकदम फ्री मिल गया। अभी पिछले ही पेपर में 29 तारीख को आया था ये, फिर 13 जुलाई को 14 दिन बाद फिर आयोग ने पूछ लिया। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल आसान सा और फ्री वाला प्रश्न हो गया कि लो भाई एक नंबर आपके, बाकी हम देख लेंगे, है ना। और चलिए अपने रास्ते। तो ऐसे भी सवाल आए हुए थे जो बिल्कुल विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बिना किसी मेहनत के ही किए जा सकते थे। करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जीरो डे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? अब ऑप्शन पढ़िए आप। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है विक्रेता द्वारा अभी तक पैच नहीं बनाया गया। एक कमजोरी जिसे उसी दिन ठीक कर दिया गया जिस दिन वह पाई गई थी। एक अस्थायी फायरवॉल बाईपास, या एक ऐसा वायरस जो 0 दिनों तक रहता है। भाई अगर कोई वायरस 0 डे तक रहेगा तो फिर वो रहा कहाँ? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई 0 डे तक रहता है तो 0 डे में 0 का मतलब 0 हो गया, फिर वो है कहाँ सर? सोचिएगा, उत्तर कीजिएगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जब भी कोई प्रश्न देखो और उसको आप उत्तर करने की कोशिश करो। 0 डे वल्नरेबिलिटी यानी ये 0 डे आपके सिस्टम पर अटैक हो और जब तक आपको पता लगे उसके पहले ही नुकसान करके वो चला जाए। आपके सिस्टम पर अटैक हो, जब तक आपको पता चले उसके पहले वो नुकसान करके चला जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। यानी कि आप कोई तरीका सोच सकें इसके पहले ही वो चला जाए। ये देखो आप, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है विक्रेता द्वारा अभी तक कोई पैच नहीं किया गया, यानी कि कोई चीज बनाई नहीं जा सकती। यानी जैसे कोरोना वैक्सीन आई, कोरोना आया, कोरोना में लोग मरते रहे, वैक्सीन नहीं बन पाई। जब सब मर गए, जितने लोगों को मरना था, तब वैक्सीन बनी। वैक्सीन ने किसी को उस समय नहीं बचाया। वैक्सीन आगे, वैक्सीन तुरंत के लिए थोड़ी होती है, वैक्सीन आगे कभी महामारी आएगी उसके लिए बचाने की कोशिश करेगी। तुरंत तो जो होना था सर हो गया, उसमें तो कोई रोक नहीं पाया। ये भी हमने अपने क्लासेस में पढ़ाया था, दिखा दूंगा भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसमें सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और किसमें वह तकनीकें जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकाला जाता है। तो देखो डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। फुटप्रिंट का मतलब हुआ पैरों के निशान। तो जो पैरों के निशान रिकॉर्ड किए जाएंगे, और वह तकनीकी जिसमें डेटा सेट से पैटर्न निकाला जाएगा, खोजा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग मतलब डेटा को खोजना, निकालना। तो इसका वेरी इजी आंसर था, ये बिल्कुल आसान सवाल था। जिसमें रिकॉर्ड किया जाएगा फुटप्रिंट और जिसमें डेटा निकाला जाएगा दैट इज डेटा माइनिंग। कोई दिक्कत है? यहाँ और भी ऑप्शन है अगर आप चाहो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी एक छोर से दूसरे छोर तक एन्क्रिप्शन, डेटा माइनिंग, गोपनीयता नीति, वही वाली सवाल है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और डिजिटल फुटप्रिंट। ऑप्शन अलग अलग थे, हमको सही विकल्प चुनना था, तो मेरे हिसाब से तो सही ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स का ये होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर ये 7वां देखो, आसान सा सवाल। ये सब हम अपनी क्लासेस में पढ़े थे, माने ये तो बहुत इजी बात है, इजी बातों का क्या जिक्र किया जाए। नियमों का एक समूह जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ये PYQ है। यानी ये इसके पहले भी पूछा जा चुका था और डिटेल में पूछा गया, तो यहाँ तो बहुत आसान पूछा गया। तो जो मेरे साथ PYQ सीरीज कर रहा होगा उसको पता है कि ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका इसके पहले। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल ही तो होता है जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। अच्छा, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, वहां सवाल आया हुआ था। इट कैन बी हार्डवेयर आइदर सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों की इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, राउटर क्या है? राउटर जो बेस्ट रूट चुनता है, जो बेस्ट रूट चुनता। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, ये OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है। स्विच क्या होता है? जो मल्टीपल डिवाइसेस में जिसके थ्रू डेटा पहुंचता है, मल्टीपल डिवाइसेस में, और ये इंटेलिजेंट होता है। प्रॉक्सी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, जो कि एज अ मीडिएटर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन था जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से है कि लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल, ईफोन, बाइक, स्कूटर, पावर टूल में इस्तेमाल किया जाता है और लिथियम आयन बैटरियां ज्वलनशील हो सकती हैं। तो आजकल का जो जमाना चल रहा है, माने अभी जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है सर, वो अब बैटरी वाली EV का समय आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप देख रहे हो कार, बस तक जो है EV आने लगी। तो ये बात सही है कि स्कूटर, पावर टूल, लैपटॉप सब में इस्तेमाल होती है, बहुत ज्वलनशील भी होती हैं, लेकिन गैर रिचार्जेबल नहीं होती। नॉन रिचार्जेबल थोड़ी हैं, ये तो रिचार्जेबल है ना, चार्जर लगा के हम लोग चार्ज कर पाते हैं। तो अगर इसको हम चार्ज कर पा रहे हैं, दैट इज रिचार्जेबल, है ना। तो पहला इसमें गलत हो गया और 2 क्या हो गए अपने, सही हो गए। ठीक है, ये आसान था। आसान इतना नहीं था जितना हम समझ रहे हैं, पेपर में कठिन लगती हैं चीजें ना। एक्चुअल में वहाँ प्रेशर होता है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो प्रेशर में कई बार जो है वैसा होता है कि सर आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं, होता है ऐसा कोई वो नहीं है कि सर, ऐसा हमसे भी हो जाएगा कि सर हम भी मान लो एक पेपर में बैठे हैं सर, वहाँ अलग ही प्रेशर होता है और हो सकता है कि कोई चीज दिखे ना, गलत हो जाए। सर ये ह्यूमन नेचर है। अब मेरे पास एक बार प्रश्न आया हुआ था कि सर हम इसको ठीक कैसे करें कि जो हमसे माइनर एरर होती है, सिली मिस्टेक होती है। मैंने कहा इसको आप पढ़ के नहीं ठीक कर सकते। उन्होंने कहा, वो चौंक गए, कहा ये कैसे? हमने कहा सर किताबें आपको सब नहीं बता पाती, ये एक्चुअल में पर्सनालिटी मैटर होता है। आप पर्सनालिटी को और डेवलप कीजिए। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, माइंड की किताबें पढ़िए, थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़िए। उससे उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा कि जब आपकी पर्सनालिटी और डेवलप होगी, विचार आपके और उन्नत होंगे, तो आप चुनाव सही कर पाओगे, आप डिसीजन सही ले पाओगे, ये फर्क पड़ता है। बाकी किताबें तो पढ़ना ही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 था कि ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में काम करता है। बैंडविड्थ 1 से लेकर 24 Mbps, 1 से लेकर 24 Mbps के आधार पर तक की रेंज वाली होती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 2 3 1 2 1 2 3 और 1 3। ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो हम सब लोग करते हैं और हमको बस इतना बताना था कि भाई इसमें कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, बस। अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए ना। तो देखो ये बात सही है कि ब्लूटूथ का जो मानक है वो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने बनाया था। यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है और बैंडविड्थ 1 से लेकर 24 Mbps तक होती है। यानी इसमें तीनों बात सही हैं। इसको आप मेरा प्रचार मत समझना, लेकिन एक एक कथन बहुत जरूरी होता है ना हल करने के लिए। जब ये पेपर हुआ उसके जस्ट बाद, हालांकि हम इसको पहले पढ़ा चुके थे, तो उसके जस्ट बाद मैंने तुरंत ही टेलीग्राम पर ये डाला कि मेरे भाई आप पढ़िए वहां से जहां से प्रश्न आ रहे हैं,
ये प्रश्न था, ठीक है। और जो हमने उस समय नोट्स और क्लास प्रोवाइड कराई थी वो ये हमारी नोट्स थी। आप खुद पढ़ोगे उस समय की। ये पोस्ट भी आप देखोगे ना कि ये कब की पोस्ट है, 13 जुलाई की पोस्ट है। और ये सब पहले ही बन के रखा था, बहुत सारे लोग इससे पढ़ते भी थे। आप पढ़ो जरा इसको, आप सिर्फ पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा, लगेगा वाह क्या बात चल रही है, ठीक है। आप पढ़ोगे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का विकास स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा 1998 में हुआ। पहला कथन याद करिए। 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 2.485 गीगाहर्ट्ज ये बैंड है और ये बहुत सारे मानक हैं किस प्रकार। इसी के नीचे हमने रेंज वगैरह भी बताई थी, जैसे किसकी कितनी लिमिट है, और ब्लूटूथ वर्जन 1 2 3 4 भी बताई थी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज लिया है, बाकी नीचे भी देखो, हाँ यहाँ पर था ये, आप देखो कि कितना इसका स्पीड है, 1 Mbps 25 Mbps, तो 1 से लेके 24-25 Mbps तक ये काम करता था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अलावा भी जैसे प्रिंटर वाला सवाल एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आया था, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये जीरो डे एक्सप्लॉइट वाला सवाल था जो हमने अभी किया। ये आपका फायर वाला सवाल था, और प्रॉक्सी सर्वर वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने पढ़ाया था। और अभी प्रिंटर वाला भी सवाल आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सेम टू सेम आया हुआ था। कोशिश हमने की और हम सफल रहे, ये हम मानते हैं कि नंबर अच्छे आए लोगों के। आगे भी कोशिश करेंगे, हो सकता है कि हमारी कोशिश में ईश्वर का साथ रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है। देखो, मजबूत ईमेल पासवर्ड में क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक मिनिमम स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होने चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए। और मिनिमम जो होने चाहिए वो 8 उसके लेंथ होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 8 अक्षर का वो पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो सभी स्मॉल हैं, स्मॉल नंबर है और स्मॉल लेटर है और नंबर्स हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ केवल जो है नंबर और सिंबल है ही नहीं, इसमें आप देखो नंबर भी है, सिंबल भी है, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से ज्यादा इसकी लंबाई भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। कारण समझिए। अच्छा ये कथन था, ठीक है, दोनों ही रेड होने चाहिए थे ना, इसलिए मैं डाउट में आ गया। टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतमीकृत मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण करता है, स्विच करने की अनुमति देता है। ये बात तो सही है, यानी इसमें कथन सही होना चाहिए और कारण गलत होना चाहिए। आप लोग सोच लीजिए, विंडोज टास्क बार जानते हैं कहाँ होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो, एकदम नीचे जो नीचे वाली पट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड विंडोज टास्क बार। कथन सही है, शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है, लेकिन वो केवल एक न्यूनतमीकृत यानी मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण नहीं करता, बल्कि वहाँ एक से अधिक भी हो सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। यानी कथन कारण दोनों तो नहीं सही है, कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न को देखो, अंग्रेजी वर्जन भी था लेकिन वो जगह नहीं थी उसकी। क्वेश्चन नंबर ये 12 था, मैचिंग का क्वेश्चन था। ये सवाल देखकर ये समझिएगा कि सवाल बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई हलवा हलवा सवाल नहीं पूछा जाता इसमें। यहाँ पे मिलाने वाली बात थी ऑटो रिस्पॉन्डर, आर्काइव, पढ़े हुए के रूप में चिन्हित, फिल्टर या नियम। यहाँ कुछ तो आई थिंक डिलीट हुआ है, जैसे आने, ये पहला ऑप्शन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, आने वाली ईमेल का स्वतः जवाब होना चाहिए था, आने वाली ईमेल का स्वतः जवाब। अब आप इसको मिलाइए, क्योंकि जब तक आपके पास ऑप्शन ही नहीं सही रहेंगे तो आप मिलाओगे कैसे। तो ये तो पहला वाला तो बिल्कुल सही, डायरेक्ट हो जाएगा, स्वतः जवाब मतलब ऑटो रिस्पॉन्डर, यानी ए का तो 1 हो जाएगा। आर्काइव का मतलब होता है, देखो पढ़े हुए के रूप में, तो ये तो बी हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। फिल्टर या नियम, ये का 4 हो जाएगा। देखो मानदंडों के आधार पर ईमेल में स्वचालित रूप से व्यवस्थित करना, फिल्टर या नियम, और इसका 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 क्यों, 3 हो जाएगा, 3 लगाइए, 3। तो ईमेल को बिना डिलीट किए चिन्हित इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाना, दैट इज कॉल्ड
अकाई। तो 1324, 1324 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह मतलब इजी क्वेश्चन था, ईमेल के बारे में बता रहा था। तो ऑटो रिस्पॉन्डर मतलब जो खुद जवाब दे दे, ऑटो रिप्लाई जिसको कहते हैं आप लोग। पढ़े हुए मतलब जो आपने पढ़ लिया है ये बता दे। अकाई मतलब जिसको स्टोर कर दिया जाए बिना डिलीट किए हुए, और फिल्टर नियम जो मानदंड सेट करे। तो ये आसान सवाल था। जो भी मेरे साथी जूनियर असिस्टेंट 3284 की तैयारी कर रहे हैं वे J 3284 लिखकर 8400 इस नंबर पर भेज दें, और यहाँ से आप एक स्पेशल ग्रुप में जुड़ेंगे जहाँ पर आपको सारे विषय की तैयारी, कंप्यूटर, यूपीजीके के स्पेशल क्लासेस, उनके क्वेश्चन बैंक और बाकी जो प्रैक्टिस सेट 12-14 इसमें फुल प्रैक्टिस सेट हैं जे के, वो आपको मिल जाएंगे। जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं वो कंप्यूटर पढ़ लें, कंप्यूटर लिखकर, कंप्यूटर यूपीजीके लिखकर 8400 पर भेज दें। ये किसी तरह का प्रलोभन नहीं होता, ये सिर्फ जानकारी होती है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल किया करिए कि क्या सही और क्या गलत है, फिर जो आप चुने उस पे आप आगे बढ़े। माने निर्णय आप स्वयं से लिया कीजिए। हम ये बताते हैं कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम दिखाते भी हैं कि ये प्रयास सफल हुआ या नहीं। बाकी निर्णय आप हमेशा खुद से किया करिए। ये मतलब ये नहीं कि हाँ, माने आदमी को अपनी जमीन पर रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सर क्या चल रहा है। बाकी ये है कि आप जुड़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की हाँ, इसमें कुछ तो गलत है। ये वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए थी, इतनी बात नहीं होनी चाहिए, ये गलत टाइपिंग है यहाँ पर, तो इसको छोड़कर आप लोग पढ़िए। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है, ये पहला कथन हो गया। अब पढ़िएगा तो सही आएगा, वो हो सकता है गलत टाइप कर दिया हो, ठीक है। और दूसरा जो इसका ऑप्शन है कि मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाता है। अब आप इसको बताइए भैया। मेश का मतलब होता है एकदम अव्यवस्थित, बेतरतीब। भैया मेश कर दिया, मेश माने एकदम मेस्ड हो गया, एकदम अव्यवस्थित है। तो जो मेश टोपोलॉजी है सर ना, वो जैसे मान लो कि 5 कंप्यूटर है तो वो बिल्कुल बेतरतीब सबसे जुड़ी रहती, कौन कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है ये पता ही नहीं रहता, मेश टोपोलॉजी। तो ये कहना कि एकल नेटवर्क नोड का इस्तेमाल करता है ये बात ही गलत हो जाएगी। अगर सर एकल नेटवर्क होता तो मेश इसका नाम ही नहीं होता। मेश का मतलब ये कि सिंगल नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। और मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है, ये बात सही है, क्योंकि वो मेश है, उसमें कई सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर कोई रिंग टोपोलॉजी करे तो रिंग काम करेगा, स्टार करे तो स्टार काम करेगा, लेकिन अगर मेश करे तो सब काम करेगा, बस रिंग स्टार सब उसमें जुड़ जाएंगे। तो मेश कवरेज ज्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें सिंगल नेटवर्क नोड नहीं होता, मल्टीपल नेटवर्क नोड होते हैं। ये फिगर से आप देख सकते हो। तो क्या बोलेंगे कि कथन सही है और कारण गलत है, वो तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ये है भाई ऑप्शन डी, अभी कथन सही है और कारण गलत है, यहाँ से ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ है। आप इसको देख लेना भाई, ये है ऑप्शन डी, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि कथन सही है बट कारण इज नॉट राइट। आईपी वर्जन 6 बिट एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं और आईपी वर्जन 4 कितने लंबे होते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि भैया वर्जन 6 128 बिट का होता है और वर्जन 4 32 बिट का होता है, और ये सवाल रिपीट भी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन था एजीटीए का। आप सोचो कि ये 15 सवाल पेपर के सवाल हैं, ये हमारे को आपके सवाल नहीं है। इसको देकर कितने लोग नौकरी पाने वाले हैं, यानी आयोग खुद ये पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है। तो जब हम प्रैक्टिस करें, जब हम किताबें पढ़े, नोट्स पढ़ें, तो हमको याद रहना चाहिए कि लेबल ये रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग के प्रकार को आपको मिलाना था। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 तरह के प्रिंटर थे, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और 3D प्रिंटर, और इनको यहाँ पर मिलाना था। आप लोग पढ़िए जरा। अच्छा, मजे की बात ये रही कि जैसे इसमें जितने प्रिंटर के आपने नाम पढ़े, ये क्वेश्चन था ना, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, 3D, ये सब प्रिंटर था। और ये हमने एक स्लाइड पढ़ाई हुई थी, ये वाली स्लाइड देखो आप। इस वाली स्लाइड में इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, 3D
एज इट इज लिखा भी था। टोनर, पाउडर, स्प्रे जैसे लिखा था वैसे सवाल आया। और ये आई थिंक अप्रैल की क्लास होगी, अप्रैल में लिया था और जून में जो है प्रश्न आया। तो अब इसको मिला लीजिए, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हैं जी, मिलाइए फटाफट से। इंकजेट का मतलब जो स्प्रे करके, आप देखो वहां भी स्प्रे लिखा हुआ था, यहां भी लिखा है तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करके। शब्दों को आप मिला लीजिए, शब्दों को मिला लीजिए आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ चीजें हो रही हैं। लेजर का मतलब है टोनर पाउडर का प्रयोग करके उच्च गति। डॉट मैट्रिक्स का मतलब है इंपैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करता है 2। और 3D प्रिंटर त्रिआयामी वस्तुएं। आप शब्दों को मिलाइए, त्रिआयामी वस्तुएं, पिन, टोनर पाउडर और स्प्रे, यानी 4 4 3 2 1। और आप ध्यान दोगे ना तो सेम बात हमने यहाँ पे समझाई थी। देखो आप पढ़ो, देखो स्प्रे, टोनर पाउडर, पिन और 3D मॉडल। अब ये संयोग कह सकते हैं कि सर आ ही गया, मजा ही आ गया, मतलब कहानी अच्छी बन गई। ये संयोग ही है, किस्मत अच्छी थी हमारे बच्चों की जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की कि सर उनका दिन अच्छा था, उन्होंने चीज़ों को ठीक कर लिया। तो ये कंप्लीट पेपर रहा साथियों आपका, ठीक है। अब कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताना कि सर हाँ यहाँ डाउट है, इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप पढ़ें चाहे जहाँ से, आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। आप चाहे जहाँ से पढ़ें, हमारी जो कंप्यूटर की PYQ अमृत सीरीज है, इसमें हमने आज तक जितने पेपर कराए हैं UPSSC ने 16-17 सबको डिस्कस कर लिया। अगर आप इन केवल 17 पेपर को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि लेबल क्या है, सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, पैटर्न क्या है। तो आप सही चीज पढ़ पाओगे, क्योंकि आने वाले 1 सालों में, 1.5 सालों में अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगे, तो आपको और मेहनत करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब जब आगे कभी पेपर होंगे, माने कोई UPSSC पेपर कराएगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा, आज सोचा कि इसको आज ही खत्म कर लिया जाए, ताकि PYQ की अमृत सीरीज आज तक की पूरी हो जाए। ये तो एक अनवरत चलने वाली सीरीज है, जो कि जब जब UPSSC पेपर कराएगा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। UP GK की भी ऐसी PYQ सीरीज है, वो जहाँ से छूटी हुई है मैं उसके आगे कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो और क्लास कैसी लग रही है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।